कल हम लोग टाइप 1 का नेचर 1 शुरू किए थे। इसमें से अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ट्राई किए हैं कि नहीं किए पहले बताइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो जो नहीं बना होगा वो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, एक विद्यालय में लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या का 12/5 गुना है, तो लड़का का संख्या जो है लड़की की संख्या का 12/5 गुना है। तो आपको हम बताए होंगे कि अनुपात के पहले अगर का अथवा से लगा रहे तो जिस शब्द के साथ का अथवा से लगा रहे वो हमारा हर होता है। यहाँ लड़की के साथ का लग रहा है, यानी कि लड़की का संख्या होगा 5, तो लड़का का संख्या होगा 12। अब हमसे पूछेगा कि लड़का और लड़की का अनुपात बताओ, तो 12:5, और लड़की और लड़का का अनुपात बोलेगा तो 5:12। इसके अलावा तो और कुछ नहीं ना पूछेगा। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि इसमें मिस प्रिंट है, वो ही बता दीजिए। लड़का और लड़के की संख्या का अनुपात 12:5। अच्छा, ऑप्शन नहीं है, वो कितना ऐसा सामना होगा। लड़का और लड़की तब तो 12:5, लड़की और लड़का तो 5:12। 2 नंबर 3 बता दें। 4, 5, मैंने 4 तक बताए थे तो इसलिए अब 5 बना देना है। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कैटरीना कैफ को पसंद करने वालों की संख्या प्रियंका चोपड़ा को पसंद करने वालों का 4/5 गुना है। बात हो रहा है कैटरीना और प्रियंका को पसंद करने वालों के बीच में बात हो रहा है। उसमें आप देखिए ये जो अनुपात है तो उसके पहले का अथवा से जो लगा हुआ है ये किसके साथ लगा हुआ है? कैटरीना कैफ को पसंद करने वालों की संख्या के साथ कि प्रियंका चोपड़ा को पसंद करने वालों की संख्या के साथ? तो प्रियंका चोपड़ा को पसंद करने वालों की संख्या के साथ लगा हुआ है, इसलिए प्रियंका चोपड़ा का हो जाएगा कितना? 5, तो कैटरीना हो जाएगी 4। अब जिसका पूछेगा बताएंगे। तो बताइए कि प्रियंका और कैटरीना को पसंद करने वालों की संख्या का अनुपात क्या है? यही आपसे पूछे रहने, 5:4। देखिए कह रहा है एक छात्रावास हॉस्टल में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 8/17 गुना है। तो ध्यान दीजिए ये जो अनुपात है उसके पहले गारंटी है कि का अथवा से लगा रहेगा, वो हमारे काम का चीज़ नहीं है। हम बोले कि जिस शब्द के साथ या जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहेगा वो हमारा हर वाला पार्ट होता है। तो यहाँ 2 लोग के बीच में बात हो रहा है, एक लड़की की संख्या और एक पूरे विद्यार्थी की संख्या। तो जो लिखा हुआ है पूरे विद्यार्थी की संख्या का 8/17, यानी कि का जो लग रहा है वो टोटल विद्यार्थी के साथ लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल विद्यार्थी होना चाहिए 17, जो शेष पार्ट बच जाता है वो हमारा अंश होता है। शेष पार्ट यहाँ पे कौन है? लड़की, यानी कि लड़की की संख्या जो होगा वो होगा आपका 8। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे कि बताइए कि छात्रावास में लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात क्या है? इसका मतलब वहाँ पे 2 लोग रहते होंगे, लड़का और लड़की। तो जिसमें से टोटल जो बोल रहा है कि छात्रावास में हॉस्टल में 17 स्टूडेंट हैं, जिनमें लड़कियां हैं 8। इसका मतलब कि बॉयज़ होंगे 9। अब आपसे जिसका भी पूछे तो लड़का और लड़की का अनुपात यानी कि 9:8। लड़की और लड़का का पूछता तो 8:9। कह रहा है कि विदेश में काम करने वाले भारतीय इंजीनियर अपनी इनकम का 2/5 भाग खर्च करते हैं। अपनी आय का 2/5 भाग खर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आय के साथ का लगा हुआ है, इसका मतलब इनकम होगा
आय होगा 5 और जो शेष पार्ट हो जाता है वो हमारा अंश होता है। तो यहाँ पे बात क्या चीज़ हो रहा है, तब विदेश में काम करने वाले भारतीय इंजीनियर अपनी आय का 2/5 भाग खर्च कर देते हैं। आय और खर्च के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो इसका मतलब इनकम होगा 5 तो खर्च होगा 2। अच्छा एक बात बताइए, 5 रुपया कमा रहे, 2 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो आप बचा कै रुपया रहे हैं? 3 रुपया बचा रहे होंगे आप। तो वह आपसे पूछ रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात क्या होगा, तो खर्च और बचत का अनुपात आपसे पूछ रहे हैं 2:3। कह रहा है एक फल की टोकरी में संतरा और अनार रखे गए हैं। इसमें संतरे की संख्या टोकरी में रखे कुल फल का 4/11 गुना। ध्यान दो, कह रहा है संतरे की जो संख्या है कुल फलों का 4/11 गुना है। यानी कि का जो लग रहा है ये टोटल फल के साथ लग रहा है, अर्थात टोटल फल हमारा कितना हो जाएगा? 11। टोटल फल आपका 11 हो जाएगा और शेष जो आपका 4 दिख रहा है वो किसके बारे में बोल रहा है? देखो, संतरा की संख्या जो है कुल फल का 4/11, यानी कि संतरा हो जाएगा 4, तो 4 आप बचेगा कितना? 7। एक 7 कौन चीज़ हो जाएगा भाई? एक फल की टोकरी में संतरा और अनार है। अच्छा, टोटल फल अगर 11 को है जिसमें से संतरा है 4 को, तो इसका मतलब अनार होगा। तो बोल रहे हैं आपसे कि संतरा और सेब, अरे ये कहाँ से आ गया? संतरा और अनार कर लीजिए। संतरा और अनार, तो संतरा और अनार की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 4:7। कह रहा है जे.एंड.के में तैनात सीआरपीएफ के जवानों की संख्या कुल जवानों की संख्या का 3/8 गुना है। ठीक है, कह रहा है कि जो जे.एंड.के में जिनका पोस्टिंग हुआ है सीआरपीएफ के जवान का, उनका जो संख्या है वो उनके कुल जवानों की संख्या का 3/8 गुना है। इसका मतलब सीआरपीएफ के टोटल जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे सीआरपीएफ में, वो टोटल 8 होंगे, जिसमें से जे.एंड.के में कितने लोग पोस्टेड हैं? 3। अगर सीआरपीएफ के कुल जवानों की संख्या 8 होगा तो जे.एंड.के में पोस्टेड संख्या इनका कितना होगा? 3। तो बच गया फिर भी कितना? 5। भाई टोटल सीआरपीएफ के जवान 8 है, जिसमें से 3 लोग का पोस्टिंग तो जे.एंड.के में है। तो बताएं कि अन्य राज्यों में तैनात तथा जे.एंड.के में तैनात जवानों की संख्या। इसका मतलब टोटल सीआरपीएफ के जवान में से जो कि 8 है, उनमें से 3 जे.एंड.के में तैनात हैं, तो इसका मतलब 5 जो होंगे अदर स्टेट में, अदर प्लेस में तैनात होंगे। और आपसे पूछ रहा है कि अन्य राज्यों में तैनात तथा जे.एंड.के में तैनात जवानों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी 5:3। पहले अन्य का पूछा है, फिर जे.एंड.के का पूछ रहा है, यानी 5:3। चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 11/13 गुना है। चीनी और पानी का कोई मिश्रण है, घोल है, उसमें बोल रहा है कि पानी का जो मात्रा है, पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 11/13 गुना है। यानी कि का जो लग रहा है ये टोटल मिश्रण के साथ लग रहा है, यानी कि टोटल मिश्रण हो जाएगा हमारा 13, जिसमें से 11 किसके बारे में बोल रहा है? पानी की मात्रा, यानी कि पानी हो जाएगा 11। घोल है 2 चीज़ का, चीनी और पानी का, तो टोटल मिश्रण है 13 लीटर, जिसमें से पानी है 11 लीटर। इसका मतलब आपका चीनी होना चाहिए 2 लीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि घोल में चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा, तो चीनी और पानी का पूछ रहा है, यानी 2:11 होगा। करे भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात इंडियन आर्मी अपने रात्रि गश्त, नाइट पेट्रोलिंग के दौरान अपने पास रखे गोलियों की संख्या का 3/8 भाग फायर कर देती है। कह रहा है कि अपने पास
रखे गोलियों की संख्या का 3/8 भाग जो है फायर कर देती है। तो बताइए कि बचे हुई गोलियां और फायर की गई गोलियां का अनुपात क्या होगा। एक बात बताइए, जो का लग रहा है वो किसके साथ लगा है? अपने पास रखे गोलियों की संख्या का 3/8 भाग फायर करते हैं। तो इसका मतलब उनके पास टोटल गोली की संख्या कितना होगा? 8 गो होगा, जिसमें से वो लोग फायर कर दे रहे हैं 3 गो। इसका मतलब फिर भी रिमेनिंग जो बचा होगा वो कितना होगा? 5 गो होना चाहिए, क्योंकि 8 गो में से 3 गो फायर हो गया तो 5 गो बचना चाहिए। तो आपसे वही पूछ रहा है। तो बताइए बचे हुए गोलियां तथा फायर की गई गोलियों का अनुपात क्या होगा? तो बचा हुआ और फायर यानी 5:3। एक धनराशि को x तथा y के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि y का भाग पूरे धन का 7/12 गुना है। दो लोग के बीच में बांटा गया है किसी धन को x और y के बीच में, और इस तरीके से बांटना है कि y का जो हिस्सा होगा, y का जो प्राप्त भाग होगा वो पूरे धन का 7/15 गुना होगा। पूरे धन राशि का 7/15 का मतलब ये हुआ कि का जो लग रहा है ये टोटल धन के साथ लग रहा है, अर्थात टोटल धन होगा 15, जिसमें से आपको y को मिला है कितना? 7। तो y को जब मिलेगा 7 और जोड़ जाड़ के टोटल x और y का होना चाहिए 15, इसका मतलब x को मिलना चाहिए 8। अब x और y का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 8:7। सब हमें से आप लोग बनवा रहे हैं। चलिए उसको भी बना ही देते, छोड़ेंगे काहे ले। कह रहा है कि एक वस्तु का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है। दो चीज़ का बात हो रहा है, निश्चित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो कह रहा है निश्चित मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य होगा 5, तो निश्चित मूल्य हो जाएगा 8। यही तो लिखा हुआ है। उसके विक्रय मूल्य का 8/5 गुना, यानी विक्रय मूल्य के साथ का लग रहा है, अर्थात विक्रय मूल्य होना चाहिए 5। दो चीज़ का बात हो रहा है, विक्रय मूल्य और निश्चित मूल्य, अर्थात शेष पार्ट हमारा अंश हो जाता है। तो शेष पार्ट यहाँ निश्चित मूल्य है, अर्थात निश्चित मूल्य तक कितना होना चाहिए? 8। तो पूछ रहा है कि निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, यानी कि 8:5। कह रहा है कि एक धनराशि को A तथा B में इस तरह से बांटना है कि B का जो भाग होगा, यानी कि B का जो हिस्सा होगा वो B तथा A के कुल भाग का 4/13 गुना है। कुल भाग का 4/13 गुना किसके साथ का लगा हुआ है पता है? बिल्कुल, A तथा B के कुल भाग के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि A तथा B का यदि कुल हिस्सा 13 होगा, अनुपात दो लोगों के बीच संबंध बताएगा, तो एक हो गया B तथा A, तो शेष पार्ट हमारा कौन बच गया तब? B और A प्लस B के साथ में आपको बताने का प्रयास किया है रिलेशन। तो B का हिस्सा जो होगा वो आपका हो जाएगा 4। अच्छा एक बात बताइए, हमारे और आपके पास जोड़ जाड़ के 13 रुपया होना चाहिए, आपके पास 4 रुपया, तो हमारे पास कै रुपया होना चाहिए? 9 रुपया होना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है A तथा B के भाग का अनुपात बताइए, यानी कि 9:4।
कह रहा है कैटरीना की वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 9/5 गुना है। कैटरीना का जो वर्तमान उम्र है उसके विवाह के समय के आयु का 9/5 गुना है। तो एक बात बताइए, जो अनुपात है उसके पहले ये जो का लगा हुआ है ये किसके साथ का लग रहा है? वर्तमान आयु के साथ कि विवाह के समय की आयु के साथ? अच्छा, उसका ज़्यादा उम्र कब होगा, विवाह के समय की वर्तमान में? कैटरीना के विवाह के समय का जो उम्र है और वर्तमान उम्र का जो है वो अनुपात यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है विवाह के समय के आयु का 9/5 गुना है। तो विवाह के समय उसका आयु, इसका मतलब होगा 5, तो वर्तमान में होगा कितना तब? 9। अब यहीं से आगे आपको क्वेश्चन बोल देगा कि यदि वर्तमान में उसका उम्र 45 वर्ष है तो शादी के समय उसका उम्र कितना था, ऐसे क्वेश्चन देगा। ये तो अभी हम लोग सिर्फ रेशियो प्रकट करना सीख रहे हैं। अच्छा, पूछा क्या था? वर्तमान आयु तथा विवाह के समय की आयु का अनुपात, यानी 9:5। कह रहा है कि एक धन को ABC में इस तरीके से बांटना है कि B का जो हिस्सा होना चाहिए वो A तथा C के कुल हिस्से का 5/11 गुना होना चाहिए। तो ये जो का लग रहा है आपका, ये लग रहा है A तथा C के कुल हिस्से के साथ, अर्थात A तथा C का कुल हिस्सा कितना होना चाहिए? 11, जिसमें से दूसरा पार्ट आपका बच जा रहा है कौन? B। तो B का हिस्सा तब कितना होगा? 5। अब इसमें से A का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोल दीजिए। 6 हो जाएगा? हो जाएगा कैसे? 11 में से 5 B है। C 6 होगा। अच्छा, C 6 होगा। हम भी मान लेंगे भाई, लोग जो जो कहेंगे मान लेंगे। C 6 होगा? नहीं बताएंगे। A और C को स्प्लिट कर ही नहीं सकते हम लोग, अलग अलग नहीं बता सकते हैं। इसके इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। A बराबर 1 तो C बराबर 10, A बराबर 2 तो C बराबर 9, A बराबर 0.5 तो C बराबर 10.5। ऐसे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है ना भाई, तो हम इसको नहीं बता सकते कि बता सकते हैं? आप बोलो, आपके पास है 3 लोग हैं, हम 3 मित्र हैं हम लोग, तो हम दोनों के पास 11 रुपया है। इतना ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम दोनों के पास जोड़ जाड़ के 11 रुपया है। आपके पास 5 रुपया है, तो बताइए इनके पास क्या रुपया है? कैसे बताइएगा? नहीं बता पाइएगा। बोले जोड़ जाड़ के 11 रुपया हो रहा है, कुछ तो बताइए कि आपके पास कितना है, चाहे इनके पास कितना है, चाहे कुछ और इसके बारे में बताइए। नहीं बता सकता है ना, इसीलिए आपसे पूछा गया है कि A + C और B का अनुपात बताइए। A + C और B का अनुपात का मतलब 11:5। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कह रहा है एक धन को 2 लोगों में बांटना है। इस तरीके से बांटना है कि जो दूसरा हिस्सा होगा, वो आपका दोनों भागों के योगफल। ये क्या लिख रहा है भाई? दूसरा भाग दोनों भागों के योगफल, फिर दूसरी भाग का टाइपिंग एरर। इसको काट दो अभी, या तो इसको काटना पड़ेगा नहीं तो अगला को काटना पड़ेगा, कोई एक तो काटना पड़ेगा, लेकिन इसी को काटना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा दिख रहा है हर इसका। देखो, कह रहा है कि 2 भागों में इस तरीके से कुछ धन का बंटवारा करना है 2 लोग के बीच कि दोनों भागों का जो योगफल होना चाहिए, दोनों भागों का जो योगफल होना चाहिए वो दूसरी भाग का, वो आपका जो दूसरी भाग होगा उसका 17/7 गुना होना चाहिए।
दोनों भागों का योगफल दूसरी भाग का 17/7 गुना है। तो ये जो का लग रहा है आपको पता है किसके साथ लग रहा है? दूसरा भाग के साथ। दो भाग में बंटवे किए तो एगो पहला भाग कहलाएगा तो एगो दूसरा भाग कहलाएगा। पहला भाग को हम मान लो कि थोड़ा देर के लिए, नहीं पहला को पहला ही मानेंगे, काहे टेंशन देंगे आपको। और दूसरा भाग को हम 7 मान लेते हैं। 7 मान लेंगे का 7 है। दूसरा भाग के साथ का लगा हुआ अर्थात दूसरा भाग कितना होगा हमारा? 7। अब रुक जाओ, इस 17 के बारे में बताओ तो ये क्या है? ये दोनों का जोड़ का है। दोनों भागों का योगफल है, यानी कि पहला और दूसरा भाग जोड़ जाड़ के होना चाहिए 17, जिसमें से दूसरका के पास है 7 रुपये, इसका मतलब पहलका के पास होगा। तो पूछ रहा है पहला और दूसरा के भाग का जो अनुपात है वो क्या होगा? तो 10:। चलो यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान देना भाई लोग, दिमाग का छाप रहे हैं। एक धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, एक धन को दो भाग में इस तरीके से बांटना है कि जो दूसरा भाग होगा, देख लो भाई क्या बोलता है, दूसरा भाग होगा वो दोनों भागों के अंतर का 6/7 गुना है। दूसरा भाग जो होना चाहिए वो दोनों भागों के अंतर का 6/7 गुना होना चाहिए। तो दोनों भागों के अंतर का 6/7 गुना, तो दोनों भागों के अंतर के साथ का लगा हुआ है। दो भाग है, मान लो पहला भाग ए है और दूसरा भाग बी है, तो कह रहा है कि जो दोनों भागों का अंतर होगा वो कितना होना चाहिए? ये हम नहीं, आपका क्वेश्चन बोला है। अच्छा, अंतर तभी हो सकता है दो चीज़ के बीच कि मतलब एगो बड़ा होगा और एगो छोटा होगा, तभी ना अंतर होगा। तो हम मान लेते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन B। ए जो है क्या है? B से, A का हिस्सा जो है B के हिस्से से ज़्यादा है। तो बोला गया है कि दोनों के हिस्से में जो अंतर होना चाहिए वो आपका 7 रुपया होना चाहिए। दूसरा भाग दोनों भागों के अंतर का 6/7 गुना है, यानी कि का जो लग रहा है दोनों भागों के अंतर के साथ लग रहा है, यानी कि अंतर आपका होना चाहिए कितने का? 7 का, जिसमें से शेष पार्ट जो बच जाता है वो हमारा अंश कहलाता है। जो शेष पार्ट बचेगा वो हमारा अंश कहलाएगा। तो शेष पार्ट का मतलब दो पार्ट में हमेशा रिलेशन बताएगा, रेशियो। एक पार्ट तो आपका हो गया दोनों भागों का अंतर, और दूसरा पार्ट आपको क्या दिख रहा है? दूसरा भाग। तो जो दूसरा भाग है वो है कितना आपका? 6। तो पहला और दूसरा का अनुपात पूछा जा रहा है, तो पहला भाग हमको पता करना है, यही ना? हाँ, पहला भाग मतलब ये हम जिसको मान लेते हैं तो उसको हमको पता करना है। एक बात बताओ, कोई मैथ्स का बात नहीं, कॉमन सेंस का बात है। हमारे और दो लोग हैं ना हम लोग, और हम दोनों के बीच अंतर कितने रुपए का है? 7 रुपया। हम दोनों के पास अंतर होना चाहिए 7 रुपये का, आपके पास 6 रुपया है, तो फिर हमारे पास कितना होना चाहिए जिससे कि अंतर हम लोग में 7 का भी आ जाए? एक लेंगे तो कैसे होगा बुआ? हमारा अंतर आना चाहिए 7 रुपये का, आपके पास 6 रुपया है, और हम दोनों में अंतर 7 रुपये का भी होना चाहिए, 7 का गैपिंग आना चाहिए। 13 होगा ना? इसका मतलब हमको आप 13 रुपया दे दीजिएगा, तो देखिए हम दोनों में अंतर कितने जगह आ जाएगा? 7 का आ जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो पहला और दूसरा भाग का अनुपात बताइए। तो पहला भाग हो जाएगा 13, दूसरा हो जाएगा 6, यानी कि 13:6। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? एक्स मान के बनाना नहीं ना है। चलिए, सेम इसी तरह क्वेश्चन एक और है। कह रहा है कि एक धनराशि को दो भागों में इस तरीके से बांटना है कि पहला वाला भाग जो होना चाहिए वो दोनों भागों के योगफल का 5/8 गुना होना चाहिए। तो दोनों भागों के योगफल का 5/8 गुना, यानी कि का किसके साथ लगा हुआ है? दोनों भागों के योगफल के साथ, यानी दोनों भागों का योगफल कितना होना चाहिए? अच्छा, वो 5 कौन सी दिया है? अच्छा, पहला भाग है कितना? आप जोड़ जाड़ के होना चाहिए, इसका मतलब दूसरा के पास होना चाहिए। हो जाएगा ना? तो अब आपसे पूछ रहा है कि पहला और दूसरा का अनुपात बताइए, यानी कि 5:3।
देखिए ये जो नेचर 2 आपको दिख रहा है, भले देखने में अभी कुछ आपको लग रहा हो इतना छोटा छोटा क्या ये सब बता रहे हैं, ये क्या है ये जितना आपका प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा, परसेंटेज पढ़िएगा, एसआई पढ़िएगा, सीआई पढ़िएगा, हम अगर बोले तो यही सब का मेन प्रैक्टिस वहाँ करना है। जैसे बोलता है 20% बढ़ा दीजिए, तो 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 भाग को बढ़ा दिया गया। 20% कम कर दीजिए, यानी कि 1/5 भाग को कम कर देना है। 33.1/3% बढ़ा दिया गया, यानी 1/3 भाग बढ़ा दिया गया। 33.1/3% कम कर दिया गया, यानी 1/3 भाग कम कर दिया गया। बोल रहा है कि 20% का लाभ हो गया। 20% लाभ होने का मतलब 1/5 बढ़ गया, 5 से हो गया 6, यानी 5 क्रयमूल्य तो 6 विक्रयमूल्य, कुल मिलाकर के यही सब चीज़ है वो। तो आपको इसका प्रैक्टिस अच्छे से अगर हो रखा होगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। चलिए जो क्वेश्चन है उसी को कर देते हैं, काले टाइम ख़राब करेंगे आपका भी। कह रहा है किसी संख्या में, किसी संख्या का मतलब माना कि संख्या बराबर x। अरे कुछ नहीं जानते तो इतना तो बोल ही सकते ना। माना कि नंबर वो x है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, संख्या हमारा x है, उस संख्या का मतलब कौन, x का ना भाई, किसी संख्या में उसी संख्या का, तो संख्या है हमारा x। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 1/4 भाग जोड़ दे, तो करो ना भाई, इतना अच्छा तो बात बोल रहा है। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 1/4 भाग जोड़ देंगे तो एक नया संख्या ना मिलेगा, ये नहीं मिलेगा कि पहले ही जैसा रह गया। पहले संख्या था x, अब उसी में आप उसका 1/4 भाग और जोड़ दिए तो संख्या बढ़ ना गया होगा पहले से। कह रहा है यदि किसी संख्या में, संख्या हमने x माना, उस संख्या का यानी x का 1/4 भाग जोड़ दीजिए, तो हम भी जोड़ दिए, तो ये जो आएगा ये वो नया संख्या आएगा। तो प्राप्त नई संख्या बाबू यही कहलाएगा। और मूल संख्या हमारा कितना था, x का अनुपात बताइए, बस यही पूछा गया है। अब आराम से हल कर लेंगे। 4x और 1 5x/4 और अनुपात x रफा दफा यानी कि 5:4। सही है ना। अब ध्यान दो, अभी जो कर रहे थे सेम वही चीज़ यहाँ भी है, ध्यान देना। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4, ये जो का लगा हुआ है, ये जो का लगा हुआ है बउआ, वो किसके साथ लगा हुआ है थोड़ा बताओ तो। ये जो का लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ है, कोई हमको बताएगा। उस संख्या के साथ, हमको पता था इसीलिए लिखा है यहाँ पे उस, कि आप उस बोलिएगा। ये उस कौन सा एलियन का नाम है, आप सोचो। उस संख्या मतलब कौन सी संख्या, कोई उसका अल्टरनेटिवली हमको चीज़ बता दीजिए, नाम बताइए अल्टरनेट कुछ उसका। अरे एक्स हमको नहीं ना मानना है, वो तो मान लिए, गुजर गया। लैंग्वेज में हम पूछ रहे हैं उस मतलब किस प्रजाति का नाम है ये, उससे मतलब आप किससे समझ रहे हैं। अरे उससे मतलब किससे, हम यही पूछ रहे हैं। देखो सामने वाले से, किसी संख्या में उस संख्या का मतलब मूल संख्या। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना। यदि किसी संख्या में तो कोई संख्या होगा, अब फिर कह रहा है कि उसी संख्या का यानी मूल संख्या का ना, बोलो। तो एक मतलब यहाँ पे आपको गुमराह करने के लिए बोला गया, तो हम इसको बोल सकते हैं यदि किसी संख्या में उसी संख्या का यानी कि मूल संख्या का ही 1/4 भाग अगर जोड़ देंगे तो प्राप्त जो नया संख्या होगा, मूल संख्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो आप समझ गए कि ये जो का लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ है,
अर्थात मूल संख्या कितना होना चाहिए? मूल संख्या होगा आपका 4। अच्छा, दो के बीच काम है अनुपात को संबंध बताना। तो एक तो हो गया मूल संख्या, और दूसरा जो ये शेष पार्ट होता है अंश, उसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो मूल संख्या था 4 और जोड़ी जाने वाली संख्या कितना है? 1। तो 4 था, जोड़ेंगे 1, तो जोड़ने के बाद जो एक नया संख्या बनेगा वो कितना होगा? यही तो आपसे पूछ रहा था कि नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात बताइए, यानी कि 5:4। चलिए, नहीं समझ में आया? मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता 7/5 भाग, कितना? 7/5 भाग, बाकी सब सेम है। तो फिर से वही बात, जब किसी संख्या में उस संख्या का 7/5 भाग जोड़ देंगे तो 7/5 भाग उस संख्या का मतलब मूल संख्या का ही, एक्चुअल मीनिंग यही है ना इसका। मूल संख्या का अगर हम 7/5 भाग जोड़ दें, इसका मतलब कि मूल संख्या हमारे पास कितना होना चाहिए? 5, और जोड़ी जाने वाली संख्या, तो एक वो जो नया संख्या बनेगा वो क्या कहलाएगा? 12। समझ में आया? अच्छा, बोलता कि मान लो कि किसी संख्या में उसी संख्या का 9/6 भाग या 9/7 भाग कर लो, 9/7 भाग जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात क्या होगा? बताइए तो थोड़ा देखें, कितना होगा? देखो, नई संख्या हो जाएगा 16 और मूल संख्या रह जाएगा 7। तो नई संख्या और मूल संख्या पूछेंगे तो आप बोलिएगा 16:7, और मूल संख्या और नई संख्या पूछेंगे तो बोलिएगा 7:16। समझ में आया? अच्छा, रुक जाओ, तो आपको बहुत समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक और हम पूछ लें। अब ये जो बोला कि 1/4 भाग जोड़ दे, तो हो सकता है कि घटा भी देने बोलेगा कि 1/4 भाग क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो इसके लिए कोई अलग से तीर कमान नहीं चलाना है। देखो, उस संख्या का मतलब मूल संख्या का 1/4 भाग घटा देना है। तो इसका मतलब कि मूल संख्या कितना रहेगा, और जिसमें से जोड़ी जाने वाली संख्या कितना है? जोड़ी जाने वाला है। घटाई जाने वाली संख्या कितना है? तो था संख्या आपके पास 4, आपको घटाना है 1, तो 4 था, घटाना था आपको 1, तो घटाने के बाद जो एक नया संख्या बनेगा वो कितना होगा? इसका मतलब नई संख्या 3। अब 3:4 जरूरी नहीं कि हर जगह ही पूछेंगे मूल संख्या नई संख्या क्या है, नई संख्या मूल संख्या का अनुपात क्या है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। 1 से बनाना होता तो आप वही काम कर दें, माना कि मूल संख्या 1 है, उसका 1/4 भाग को हमको घटा देना है, तो ये एक नई संख्या आएगा। तो नई संख्या और मूल संख्या पूछता तब तो ये 3x/4 यानी कि 3:4। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा क्या? बोलिए। चलिए एक आगो देखते हैं आप लोग बनाते हैं क्या करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आंसर बताइए। कितना आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन जब यही चीज़ वाला लिख देगा ना कि 40% घटा दिया जाए, तब आपका टेंशन बढ़ जाएगा। और ये देखो गौर से, ये 40% है। 20 दूनी 40 और 20 बचे, तो बोलेगा कि अगर 40% कमी कर दिया जाए किसी चीज़ में, तो आपको तुरंत इसका अनुपात लिखना आना चाहिए कि 5:3। देखिए, किसी संख्या में उस संख्या का 2/5 भाग, उस संख्या का मतलब मूल संख्या का ही 2/5 भाग। तो मूल संख्या का 2/5 भाग अर्थात का लगा हुआ है मूल संख्या के साथ, यानी कि मूल संख्या होगा 5, घटाई जाने वाली संख्या कितना? 2। तो संख्या था 5, घटाइएगा आप 2 तक हो जाएगा कितना? तो ये नई संख्या कहलाएगा। तो कह रहा है कि प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात बताइए, यानी कि 3:5। चलिए तो फिर से वो हम आपसे पूछ ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए।
कितना होगा? जोड़ देना है तो मूल संख्या होगा 5, जोड़ने वाली संख्या 3, तो जोड़ने के बाद एक नई संख्या होगा 8। तो नई संख्या और मूल संख्या यानी कि 8:5। आप लोग तो ढेरे होशियार लग रहे हैं। चलिए 5 नंबर का आंसर बताइए। उस संख्या का 4/9 भाग घटा दिया जाए तो उस संख्या का मतलब उस मत करते रहना। उस संख्या का मतलब कौन सा संख्या? मूल संख्या। समझने का कोशिश करना है, भावार्थ और शब्दार्थ। तो उसके चक्कर में तो शब्द के अर्थ में अर्थहीन हो जाइएगा आप। अब भाव जब पकड़िएगा तब भावार्थ इसका आपको समझ में आएगा कि ये मूल संख्या बोल रहे हैं। तो मूल संख्या का 4/9 भाग घटाया जाए तो यानी कि मूल संख्या होगा 9, घटाई जाने वाली संख्या 4। तो 9 था, 4 घटाना था, तो एक नया जो संख्या आएगा वो कितना आ जाएगा? 5। तो कह रहा है कि नई संख्या यानी कि 5 और मूल संख्या 9 यानी 5:9। हमको लगता है अब छोड़ देना चाहिए इसमें, एक आगो होमवर्क के लिए। असाइनमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देखिए चलो अब 10 मिनट शांति बनाए रखना है आप लोग को और समझना है, पूरा दिमाग यहाँ लगाना है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है ये, छोटा छोटा चीज़ है, सब ये हथियार है, टूल है। जब तक ये सब रहेगा नहीं तब तक आप बढ़िया से काम कर नहीं पाइएगा। लिखिए, एक नोट करके लिखिए पहले। यदि प्रश्न में दो अथवा दो से अधिक भिन्न जिसको आप लोग फ्रैक्शन के नाम से जानते होंगे, तो जब कभी प्रश्न में 2 अथवा 2 से अधिक भिन्न दिया रहे तो वैसे स्थिति में दिए गए भिन्न के हरों, जिसको आप डेनोमिनेटर्स बोलते हैं, क्या लिखवाएं? यदि प्रश्न में 2 अथवा 2 से अधिक भिन्न दिया रहे तो वैसे स्थिति में दिए गए भिन्न के हरों का एलसीएम लेकर मूल मान मान लेंगे, मान लेंगे। मूल मान का मतलब मेन वैल्यू है ना।
एक्चुअल वैल्यू। ये कहानी का क्या भावार्थ है हम बताएंगे, रुक जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। एक टोकरी में रखे कुल फल का 3/8 भाग आम है, 7/12 भाग संतरा है और शेष केला है। लिख लो एगो ऐसे करके कहीं पे, चिड़िया को उड़ाते रहना आसमान में और ऐसे बना करके लिख लेना। प्रतिशत कौमा भिन्न कौमा अनुपात ये तीनों हमेशा किसी न किसी के लिए प्रयोग होते हैं, अर्थात इनके पहले हमेशा का अथवा से छुपा रहता है। छुपा रहता है मतलब लुकाइल रहता है। लिख लो, प्रतिशत, भिन्न, अनुपात ये तीनों हमेशा किसी न किसी के लिए यूज होते हैं, अर्थात इनके पहले हमेशा का अथवा से छुपा रहता है या लगा रहता है, जो समझिए। दो मिनट। कहीं लिखा हुआ है 20% शिक्षित हैं। ये वर्ड लिखे, हम सेंटेंस लिखे हैं 20% शिक्षित हैं। इससे आप क्या समझिएगा? 100, अरे एक का भी तो 20% हो सकता है। ये कौन बोल दिया कि 100? x का भी तो 20% हो सकता है। 100 पे तो बाद में आएंगे। आखिर ये 100 जो है तो किसका 100? कोई ना कोई तो होगा। इसका मतलब परसेंटेज के पहले का अथवा से हमेशा छुपा रहता है, मतलब गुना हमेशा इसमें छुपा रहेगा। हमेशा का मतलब प्रायः छुपा रहेगा। जैसे ये बोला नहीं है कि 20% शिक्षित है, तो किसका 20%? तो और भी कुछ डेटा दिया रहेगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि कुल आबादी का 20% शिक्षित है। जितने लोग भी प्रेजेंट आज हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें से 20% शिक्षित नज़र आ रहे हैं, ये हो सकता है। तो ये हमेशा किसी न किसी के लिए यूज होता है। इसके पहले का हमेशा ये छुपा रहता है, मतलब ये गुना जो है हमेशा यहाँ छुपा रहता है। बोले कि 5/12 लोग गरीब हैं, तो किसका 5/12 गरीब है भाई? ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। 5/12 गरीब है तो किसका 5/12 गरीब है? किसी न किसी का ये होगा, हाँ या ना? किसी न किसी के लिए आया होगा कि जैसे कुल आबादी का 5/12 भाग गरीब है। जितने भी 60 से अधिक उम्र वाले हैं उसमें से 5/12 गरीब है, या किसी के लिए तो ये आया होगा। वैसे ही एक और बात हम आपको लिखा है, अनुपात। तो भिन्न भी तो अनुपाते हैं। जैसे 3:4 बोला तो इसको हम 3/4 बोलेंगे। तो ये भी किसी न किसी के लिए यूज हुआ होगा। अर्थात ये जो तीनों बात हम लिखे उसमें सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा परसेंटेज वाला बात पे और फ्रैक्शन वाला बात पे, क्योंकि अनुपात में तो आपका उधर दिमाग ही नहीं जाएगा। तो जितना भी परसेंटेज होता है और जितना भी भिन्न वाला पार्ट होता है वो सब किसी न किसी के लिए यूज होता है, किसी के बदले में आता है हमेशा।
और उसके पहले गुना यानी कि का हमेशा छुपा हुआ रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब चलो यहाँ पे हम क्यों ऐसा बात बोले हैं तो ध्यान दीजिए। टोकरी में जो फल रखा गया है उसमें बोल रहा है कि कुल फल का 3/8 भाग आम है। यहाँ तो बोला कि कुल फल का 3/8 भाग आम है, लेकिन आगे कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट कह रहा है कि 7/12 भाग संतरा है। तो किसका 7/12 आप बताइए। अंडरस्टूड है। यहाँ बोलना ये चाह रहा है कि कुल फल का 3/8 भाग आम है, कुल फल का 7/12 भाग संतरा है तथा शेष केला है। तो यहाँ रिपीटेशन को कम करने के लिए इस चीज़ को हटा दिया, कुल फलों का 7/12 भाग संतरा है। यानी कि फ्रैक्शन है तो ज़रूर है कि किसी न किसी के लिए यूज हुआ होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे कुल फल का 3/8 भाग आम है, यहाँ पे कुल फल का 7/12 भाग आम है। पहले तो x मान के बना देते हैं आपको। माना कि कुल फलों की संख्या कितना है x, उसमें से 3/8 भाग कौन चीज़ है आम, तो x का 3/8 भाग आम है। और कह रहा है कि 7/12 भाग संतरा है, तो कुल फल का 7/12 भाग संतरा है। अच्छा, अब शेष क्या है, केला है। तो शेष अगर केला है तो हमको पता है कि अगर कुल फल में से आम और संतरा को घटा देंगे, कुल फल में से आम और जोड़ संतरा को घटा देंगे तो क्या हमको केला नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा था, बताइए कि आम संतरा और केला का अनुपात क्या है। तो आम संतरा और केला हल करेंगे, आंसर पाएंगे। सही है, उतारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से पहले समझिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम x मान सकते थे तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल है मान सकते थे, है ना। वैसे ही कांस्टेंट में भी हम कुछ मान सकते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100। हम लोग बचपन से जो प्रैक्टिस किए उसके बारे में चर्चा करते थे। बचपन में हम लोग वेरिएबल में x और y का प्रैक्टिस किए आज तक, और कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में जब भी हम लोग माने हैं तो या तो 1 माने हैं या तो 100 माने हैं। बीच वाला कोई संख्या आज तक हम लोग नहीं मानते हैं। 10th क्लास तक गलत बोल रहे क्या? माना कि कुछ भी बराबर 1, यानी तक कुछ भी बराबर 100, या तक कुछ भी बराबर x, यानी तक कुछ भी बराबर y। तीसरा कहीं कदम लगा ही नहीं सकते हम लोग। वैसे यहाँ भी x y z के बदले हम लोग और भी कुछ वेरिएबल मान सकते थे, लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू का बात करें तो हम 1 2 3 भी तो मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। किसी को लगे नहीं सर हम 1 मान लेते हैं, कुल फलों की संख्या 1, वो भी कोई बुराई नहीं है। तो कुल फल का 3/8 भाग आम होगा, कुल फल का 7/12 भाग संतरा होगा, और टोटल फल में से जब हम आम और संतरा को घटा देंगे तो हमको ये केला का संख्या मिल जाएगा। सही बोल रहे हैं ना। कोई 100 भी मान सकते थे, कुछ ऐसे ऐसे मान के बहुत सारा किया जा सकता है, लेकिन हम बोले कि जब मान ही सकते हैं तो कुछ दिमाग लगा करके मानो, जिससे हमको फ़ायदा हो कुछ। देखो ये बोल रहे हैं तो कुछ ऐसे नहीं बोल रहे, इसका बहुत यूज है। हम देखो जब हम लोग 1 मान रहे थे या x माने तो उसमें दिक्कत क्या हुआ, 1 का जब 3/8 हम लोग निकाल रहे थे ना, और 1 का जब हम लोग 7/12 भाग निकाल रहे थे, तो दिक्कत ये हमको हो रहा है कि फिर भी फ्रैक्शन में रह जा रहा है, भिन्न में ही रह जा रहा है। तो फिर एक एलसीएम लेंगे या फिर एक सोच करेंगे तो ये को टाइम लगेगा। तो इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग वो उपाय निकाले हैं कि मान लो ऐसा जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। देखो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, एक जगह बोल रहा है कुल फल का 3/8 भाग आम है, यानी कि टोटल फल होना चाहिए हमारे हिसाब से कितना 8। फिर आगे बोला नहीं है, लेकिन बोलने का सेंस उसका वही है कि कुल फल का 7/12 भाग संतरा है, तो कुल फल का 7/12 टोटल फल तब कितना होना चाहिए। एक जगह बोल रहा है कि टोटल फल 8 होना चाहिए और एक जगह टोटल फल 12 होना चाहिए। तो बोलो सही कौन है। तो हम बोले कि ना तो 8 टोटल रहेगा ना तो 12 टोटल रहेगा, जो 8 और 12 दोनों से कट जाए वही हम टोटल मानेंगे। यानी कितना मान लिया जाए 4 कटेगा, वो तो काटेगा, कटने वाला चाहिए 24। तो 24 एक ऐसा संख्या होगा जो 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। ये एलसीएम एचसीएफ बात हम पूछ रहे हैं आपसे, इसी को आप लोग एलसीएम बोलते हैं। तो जो कट जाए वो एलसीएम होता है, जो काटता है वो एचसीएफ होता है। तो 8 और 12 से कटने वाला जो राशि होगा वो 24 होगा।
तो 24 हम मान लेते हैं कि कुल फल का संख्या होगा। बोलिएगा कि सर 24 काहे माने हैं, कोई जादुई नंबर है क्या? देखो हम बताते हैं। फ़ायदा अब क्या होगा कि जब उसका हम 3/8 निकालेंगे ना, तो ये 8 से ही कट जाएगा। और जब डिनोमिनेटर से जो बार बार हम भाग लगाएंगे, एक बार 12 से भाग लगाना पड़ेगा, एक बार 8 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 8 अब 12 से कट जाएगा, तो फ्रैक्शन में नहीं ना आएगा। तो देखिए कुल फल का 3/8 भाग आम है, तो टोटल फल हमारे पास है कितना? 24। और इसका 3/8 जो है आम है, तो आम का संख्या कितना हो जाएगा? देखिए यही फायदा होगा हमको। अब 1 2 3 मानिएगा फल का संख्या, तो उसका 3/8 निकालेगा तो कटेगा नहीं? कटेगा, फिर तो भीने में रह जाएगा। तो फ़ायदा क्या होगा फिर? उसी तरह से कुल फल का 7/12 भाग आम है, तो आपके पास टोटल फल है 24 और उसका 7/12, तो 12 दूनी 24, 2 7 14, यानी कि 14 क्या हो गया? संतरा। 7/12 भाग संतरा है, तो कुल फल का 7/12 भाग संतरा, तो कुल फल है आपके पास 24 और उसका 7/12 जब आप निकालिएगा तो कितना आएगा? 14 संतरा। अब रुक जाइए, टोटल फल है कितना? 24 गो ना, जिसमें से 9 गो आम है और 14 गो संतरा है, तो हो गया 23 गो। और होना चाहिए टोटल कै गो? 24 गो। तो एगो जो बच गया वो कौन चीज़ बच गया? वही तो बोल रहा था कि शेष केला है। शेष एगो कौन चीज़ है? केला। तो आपसे पूछ रहा था, बताइए कि आम, संतरा और केला का अनुपात, यानी कि 9:14:1। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया? बिल्कुल आया तो बहुत अच्छा बात है। आप ट्राई करके आइएगा, और नहीं आया होगा तो हम तो बतेबे करेंगे फिर लाइन से। आप देखो यही हम बोलते हैं कि अब आप होमवर्क अगर करके आए होते, जैसे अब पिछले वाले टर्म में, तो सब हम ही को बताना पड़ा। अब आप कहिएगा ना सर जल्दी कोर्स ख़त्म कर देते, कैसे हम करेंगे? हमारे बस का चीज़ है। आप लोग को जैसे अभी नेचर 2 में कई गो क्वेश्चन है, नेचर 3 6 गो क्वेश्चन में है, 6 गो में एगो हम ही बना दिए, 5 गो तो 5 मिनट। ट्राई कीजिएगा, बाकी कल बात करेंगे।